नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थिव यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं आपके लिए आया हूं टॉप हिंदी के 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हम लोग पिछले कई क्लास से लगभग 24 क्लास से हो चुकी हैं, 25वीं क्लास हमारी है और हम सब में ही 25-25 क्वेश्चन करते आए हैं। ठीक है, अगर आप उनको देखें तो 25 को स्क्वायर करते हैं तो 625 क्वेश्चन लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिनको बताया फिर उनके अंतर्गत कितने सारे टॉपिक भी कवर किए हैं। अगर आपने इनको 25 पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप जरूर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर हल करके आएंगे और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो फिर इसी क्रम में अपनी तैयारी को जारी रखिए और एग्ज़ाम की डेट भी आपकी आ चुकी है, तो जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है अगले मंथ में। तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे भी चलती रहेगी ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लेट न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है, निश्चल निश्चल में उपसर्ग। निश्चल में उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, निह उपसर्ग है, निस उपसर्ग या निह उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं। शब्द के शुरुआत में लग के क्या करते हैं? शब्द का अर्थ बदल देते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो हमारे शब्द के आखिरी में लगते हैं या फिर शब्द के बाद में लगते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। तो इसमें से बताइए आप उपसर्ग कौन सा सही है? नि उपसर्ग है, निस उपसर्ग है या नि उपसर्ग है? ठीक है, 30 सेकंड का, 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताइए। हाँ दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए और अपना आंसर कीजिए। निश्चल में उपसर्ग है, ठीक है। निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताएंगे। तो निश्चल में हमारा कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है या नि उपसर्ग है? निस उपसर्ग है या निस उपसर्ग? बताइए। तो निश्चल में हमारा नि उपसर्ग है। क्या है? नि उपसर्ग जो है निश्चल में है। ठीक है, निश्चल में क्या है? नि उपसर्ग है। ठीक है, और इसमें अगर संधि चीजें लिखी जाए तो नी प्लस चल, नी प्लस चल, फिर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? निश्चल। क्या बनाते हैं? निश्चल बना देते हैं। और यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हो जाती है? यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारी कौन सी संधि हो गई? हमारी विसर्ग संधि हो गई। नी प्लस चल बराबर क्या बनते हैं? निश्चल। और संधि कौन सी होती है यहाँ पर? विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है, लोकहित में समास है। लोकहित में समास से बताइए कौन सा समास है? ठीक है, हमने बोला समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो 4 प्रकार के, नहीं तो समास कितने होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। जब 4 पूछेगा तो मुख्य रूप से। 4 क्या है? मुख्य रूप से है। तो कौन कौन से होते हैं 4 मुख्य रूप से? एक तो आपका होता है अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, और चौथा आपका होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। ये आपको पढ़ा चुके हैं और इससे संबंधित क्लास भी आपको कराई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 4 समास है। बच्चे आपके पास 2 समास कौन कौन से बचते हैं? एक आपका बचता है कर्मधारय। ठीक है, क्या बचता है? कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय और द्विगु समास आपके बचते हैं। तो लोकहित में समास, लोकहित में क्या होगा? लोकहित का क्या होगा बताइए? लोक के लिए हित। ठीक है, लोक के लिए हित। तो यहाँ कौन सा शब्द आ गया हमारा? कौन सी विभक्ति आ गई है या कौन सा परसर्ग आ गया है?
तो के लिए उपसर्ग आ गया है। के लिए किसके आता है? के लिए हमेशा संप्रदान कारक में यूज होता है, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर जब कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है? वहां पर हमारा सदैव तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है हमारा? सदैव तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द है। अजात शत्रु, मित्रवत, निर्भय या शत्रुरहित। ठीक है, शत्रुरहित। शत्रुरहित का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, निर्भय जो डरे ना, मित्रवत जो मित्रता में हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो। अजात मतलब जन्म लेना, शत्रु मतलब दुश्मन, जिसका कोई जन्म, जिसका कोई किसी शत्रु ने जन्म ही ना लिया हो तो वो होता है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो होता कौन सा होता है? वो होता है हमारा अजात शत्रु होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है मैं वाच्य है। वह पढ़ता में वाच्य है, बताइए कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृत्यवाच्य है या निस कोई नहीं है। ठीक है, वाच्य के बारे में हमने बताया, वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के होते हैं। कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य जो होता है आपका, ठीक है, जो आपका क्या होता है? कृत्यवाच्य। जो कृत्यवाच्य होता है, ठीक है, ये सदैव सकर्मक होगा और अकर्मक भी होगा। क्या होगा? सदैव सकर्मक होगा और अकर्मक होगा, कृत्यवाच्य। और जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य जो होता है वो सदैव कैसा होगा? सकर्मक होगा। क्या होगा? सकर्मक होगा। ठीक है, और भाववाच्य, भाववाच्य कैसा होगा? कर्म रहित होगा, कर्म रहित होगा। ठीक है, कृत्यवाच्य हमेशा सकर्मक अकर्मक मिल सकता है, और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होगा, अकर्मक नहीं होगा। भाववाच्य हमेशा कर्म रहित होगा। पहचानने के लिए, कर्ता के लिए हम लोग क्या करते हैं? कौन प्रश्न करते हैं? जब भी कर्ता की पहचान करनी हो कौन, और कर्म की पहचान करनी हो तो क्या प्रश्न करते हैं, या फिर किसको प्रश्न करते हैं? ठीक है दोस्तों, कर्ता के लिए कौन और कर्म के लिए क्या प्रश्न करते हैं? प्रश्न अगर कर्ता कर्म दोनों मिल गया तो हम देखते हैं क्रिया बदलती है या नहीं। क्या देखते हैं? क्रिया बदलती है नहीं। ठीक है, जैसे हमने कहा राम आम खाता है, राम आम खाता है, सीता आम खाती है, सीता आम खाती है। ठीक है, सीता आम खाती है। तो क्रिया क्या हो रही है? बदल रही है। कर्ता भी है, कर्म भी है, कर्ता भी है और कर्म भी है। राम आम खाता है, सीता आम खाती है, बदल रही तो कृत्यवाच्य। अगर क्रिया नहीं बदलती है, क्रिया नहीं बदलती है तो फिर हमारा क्या हो सकता है? वहां पर हमारा कर्मवाच्य या भाववाच्य हो सकता है। कर्मवाच्य या भाववाच्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कर्मवाच्य या भाववाच्य हो सकता है। अब कर्मवाच्य भाववाच्य कैसे होगा? अगर कर्म उपस्थित है, अगर कर्म उपस्थित है तो कर्मवाच्य होगा, अगर कर्म उपस्थित है तो कर्मवाच्य होगा, अगर कर्म उपस्थित नहीं है तो फिर हमेशा भाववाच्य होगा। ठीक है, तो वह पढ़ता है, हमने इसकी क्या कर दिया? वह पढ़ती है। तो क्रिया चेंज हो गई, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो गई, क्रिया चेंज हो गई है। अब देखेंगे कर्म है कि नहीं, कर्म नहीं है और क्रिया चेंज हो रही है तो हमेशा कौन सा वाच्य होगा? प्रत्यवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव क्या होता है? इनका बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है, तो इसमें से सूरज, आंख, अग्नि और हाथ, निम्न में से तो ये कौन सा तत्सम शब्द है? जल्दी से आंसर कीजिए।
हाँ भाई जल्दी से आंसर कीजिए। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा भी होगा। आंख, चंद बिंदु लग गई, हमेशा कैसा शब्द? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। आंख का क्या होता है? अक्ष। अग्नि, अग्नि का क्या होता है? आग। तद्भव रूप। ठीक है। सूरज, सूरज कैसा शब्द है? सूरज हमेशा तद्भव शब्द है। अग्नि जो है कैसा शब्द है? अग्नि हमारा तत्सम शब्द है। हाथ हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। हाथ कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है। अगर लिख मिलता सूर्य, सूर्य, तो सूर्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों। अगर लिखा है सूरज, तो सूरज कैसा है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, दूर का ढोल सुहावना का अर्थ है। दूर का ढोल सुहावना का अर्थ है दूर की आवाज अच्छी लगती है, दूर की वस्तु अच्छी लगती है, दूर का व्यक्ति अच्छा लगता है, ढोल की आवाज मधुर होती है। ठीक है। दूर का ढोल सुहावने का अर्थ है दूर की आवाज अच्छी लगती है, गलत। दूर की वस्तु अच्छी लगती है, या दूर का व्यक्ति अच्छा लगता है, या दूर की आवाज मधुर होती है। दूर की आवाज मधुर होती है, नहीं सही है। दूर की वस्तु अच्छी लगती है, या दूर का व्यक्ति अच्छा लगता है, तो दूर की वस्तु क्या होती है? अच्छी लगती है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूर का ढोल सुहावने का अर्थ है। अगला प्रश्न, कठिन शब्द में उपसर्ग है। कठिन शब्द में उपसर्ग है। का उपसर्ग है, ठिन उपसर्ग है, कठिन, या कोई नहीं। ठीक है। तो ना तो का उपसर्ग है, ना ठिन है, ना ही कठिन है। कठिन पूरा का पूरा शब्द आ गया। उपसर्ग की बात कर रहा है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कोई नहीं उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, वह 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है। वह 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है, कैसा है? सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, या सामान्य भूत है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका, क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। वह 5 वर्षों से यहां रह रहा है का सही आंसर क्या होगा? ठीक है। हम लोग शायद पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा भी था, सेम यही क्वेश्चन शायद पढ़ा भी था। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? वह 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है। ठीक है। वह 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है, तो हमारा सामान्य वर्तमान है? नहीं। सामान्य वर्तमान में ता है, ती है, ते आते हैं। अपूर्ण वर्तमान है? नहीं। ठीक है। उसमें रहा है, रही, रहे आते हैं। पूर्ण वर्तमान है। ठीक है। पूर्ण वर्तमान क्यों है? क्योंकि भूतकाल को पूर्ण करके और साथ में चल रहा, वर्तमान में भी चल रहा है। ठीक है। 5 वर्षों से समय की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। यानी उसका काम भूतकाल में भी जा रहा है और वर्तमान में चल भी रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? हमेशा पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्वयं गया में स्वयं का क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, या क्रिया विशेषण है? बताइए। ठीक है। क्या ये विशेषण है? क्या ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है? तो विशेषता नहीं बता रहा तो विशेषण नहीं है। क्या ये क्रिया है? स्वयं क्या क्रिया है? क्रिया भी नहीं है। क्या ये क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण को क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। तो स्वयं क्या है? हमारा सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? निजवाचक। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, कैसा है? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, यथार्थ शब्द का अर्थ है। यथार्थ शब्द का अर्थ है कल्पना, वास्तविकता, सपना, या अनुमान। यथार्थ शब्द का अर्थ है कल्पना, वास्तविकता, सपना, या अनुमान। बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? ठीक है। तो यथार्थ शब्द का अर्थ क्या होगा? कल्पना, गलत है। सपना, गलत है। अनुमान, गलत है। सही आंसर हो जाएगा वास्तविकता। क्या हो जाएगा? वास्तविकता जो है, यथार्थ का अर्थ है वास्तविकता। जिसमें स्वार्थ न हो के लिए एक शब्द है, निस्वार्थ, परमार्थी, त्यागी, या उदार। आंसर कीजिए जल्दी से।
बताइए क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका बताइए। जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें स्वार्थ ना हो, क्या वो निस्वार्थ होगा, क्या वो परमार्थी होगा, क्या वो त्यागी होगा, या फिर उदार होगा। त्यागी क्या होता है, त्याग करने वाला त्यागी होता है। उदार जिसमें दया भाव की भावना हो, उदार होता है। परमार्थी, परम जो होते हैं वो होते हैं परमार्थी। निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ ना हो, यानी जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, कोई भी काम करे बिना स्वार्थ के करता हो जो भी, वो क्या होता है, निस्वार्थ होता है। अर्थात जिसका सही आंसर हो जाएगा निस्वार्थ, हमारा सही आंसर हो जाएगा। महात्मा में कौन सी संधि है। संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादी और यण। ठीक है, 5 प्रकार की दीर्घ संधि है, सब बता दिया आपको। कैसे पहचान होती है, कैसे क्या करते हैं, ये भी आपको बता दिया हमने। ठीक है, दीर्घ में समान स्वर मिलते हैं, गुण में एक मात्रा मिलती है, जहां पर भी एक मात्रा मिल जाए गुण संधि। वृद्धि में 2 मात्रा मिलती हैं। अयाद संधि, जड़ संधि। अयाद संधि में बीच तीन तीन अक्षर का शब्द होगा, बीच में या और वा मिलेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, जड़ संधि में क्या होगा, हमेशा आधा ता या मिलेगा। ठीक है, हमेशा आधा अक्षर मिलेगा या फिर या मिलेगा, वहां पे होती है जड़ संधि। बचा महात्मा, महात्मा को हम लोग तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा, महा से क्या मिला, बड़ा मिला, आत्मा से भी हमको बड़ा मिला, और आ मिलके बनाते हैं बड़ा। और जहां पर भी बड़ा आ मिल जाता है, जहां पर भी बड़ा आ मिल जाता है, वो हमारी कैसी संधि हो जाती है, वो हमारी कैसी संधि हो गई, स्वर संधि। स्वर में भी कैसी होगी, दीर्घ स्वर। कैसी हो गई, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कर्मणि प्रयोग किसे कहते हैं। कर्मण प्रयोग किसे कहते हैं, कर्ता प्रधान को, कर्म प्रधान को, भाव प्रधान को, या क्रिया प्रधान को। कर्मणि, आप सब नाम से ही जानने, कर्मण का मतलब होता है कर्म प्रधान। क्या होता है, कर्म प्रधान, यानी जहां पर भी कर्म की प्रधानता हो, जहां पर भी क्या हो, कर्म की प्रधानता हो, वो क्या होती है, कर्म प्रधान होता है। ऐसा कर्मण कैसा हो गया, हमारा कर्म प्रधान हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए और इसका आंसर दीजिए। कह रहा है मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीनी है, मुझे पानी पीना है, या फिर मुझे पानी पीना है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मुझे पानी पीना है होना चाहिए, या मुझे पानी पीना है होना चाहिए। इसका आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए क्या होगा। बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और जल्दी में टिक किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए इस बात का याद रखेंगे कि इसमें बिंदी रखी है या बिंदी है या नहीं है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे पानी पीना है, ना कि मुझे पानी पीना है नहीं होगा। मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। ठीक है, बिंदी लग गई, ये भी नहीं होगा। मुझे पानी पीनी है, नहीं है, मुझे पानी पीना है, गलत है। तो क्या है, मुझे पानी पीना है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राम कौन सी संज्ञा है। राम कौन सी संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की, संज्ञा कितने प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, 5 प्रकार की। जब भी संज्ञा की बात करेगा तो संज्ञा कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। मुख्य रूप से, जब भी मुख्य रूप से पूछेगा तो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। क्या दोस्तों, मुख्य रूप से कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बच्ची दो कौन सी, एक बच्ची आपकी द्रव्यवाचक और एक बच्ची है आपकी समूहवाचक। ठीक है, तो राम, राम क्या इसके आप बहुवचन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और जिसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, वो हमेशा कैसी संज्ञा होती है, वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है,
कैसी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम क्या है? राम का हम बहुवचन में बना सकते हैं। राम का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक ही बात आती है, कौन सी? भगवान राम का नाम आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है। और राम क्या है? राम एक समय बाद क्या हुआ? उनका अस्तित्व खत्म हो गया, वो समाप्त हो गए, ठीक है। और तो जहां पर भी ऐसे शब्द हो जिनका बहुवचन न बनाया जा सके, जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाए, जो शब्द एक वचन में होते हैं, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। जातिवाचक जिनका बहुवचन बनाया जा सके और हमेशा क्या होती हैं? इनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जिनमें समस्त जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक होती हैं। भाववाचक जहां पर भाव वाली बात करें, वो हमारे जातिवाचक, भाववाचक के अंदर द्रव्यवाचक में, ठीक है, जैसे हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब चीजें हमारी द्रव्यवाचक के अंदर है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके पास, बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत किस प्रकार का विशेषण है? क्या ये गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है, संख्यावाचक है? तो बहुत बहुत क्या किसी चीज का गुण बताता है? नहीं बताता है। क्या ये संकेत कर रहा है किसी चीज पे? नहीं, संकेतवाचक भी नहीं है। क्या ये संख्या है? संख्या भी नहीं है। तो बहुत बचा क्या? बहुत हमारा हो गया परिमाणवाचक। क्या हो गया? बहुत हमारा परिमाणवाचक हो गया। अगला प्रश्न है, बालक खेल रहा है, वे कौन सा वाच्य है? जल्दी से आंसर कीजिए। अभी आपको बताया था कि बालक खेल रहा है में कौन सा वाच्य होगा? बालक खेल रहा है में कौन सा वाच्य होगा? जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है? बताइए, बालक खेल रहा है ये कौन सा वाच्य है? क्या ये कृत्यवाच्य है? क्या ये कर्मवाच्य है? क्या ये भाववाच्य है? ठीक है। बालक खेल रहा है, हमने कहा कि इसको मेल को फीमेल बनाइए, फीमेल को मेल बनाइए। यहां लिख लेंगे बालिका। बालिका खेल रही है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई। कर्ता के अनुसार क्रिया जब बदल जाती है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें कर्म है या नहीं है, कर्म छिपा हुआ है कि नहीं है। तो कर्म इसमें छिपा हुआ है। क्या खेल रहा है? कुछ ना कुछ खेल रहा होगा, मगर क्रिया बदल रही है। और जब क्रिया बदल गई कर्ता के अनुसार, अब मेरे खिलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बालक पे पड़ रहा है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जा रही है तो हमेशा कैसा वाच्य होगा? कृत्यवाच्य। अगर क्रिया ना बदलती, अगर क्रिया ना बदलती और तो हमारा कैसा वाच्य होगा? हमारा फिर कर्मवाच्य हो जाता। और कर्मवाच्य होता जब कर्म उपस्थित होगा कर्मवाच्य, कर्म उपस्थित नहीं होगा तो फिर भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, स्वयं है, क्या है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, संकेतवाचक है। तो स्वयं, स्वयं हमेशा कैसा होता है? हमेशा निजवाचक। कैसा होता है? निजवाचक। कैसा होता है? निजवाचक। स्वयं लिख दिया जाए या फिर क्या लिख दिया जाए? या फिर लिख दिया जाए आप। आप हमेशा कैसा होता है? आप हमेशा निजवाचक के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों हमेशा आंसर हो जाएगा निजवाचक, हमारा आंसर। ये है क्या है? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, पुरुषवाचक है, संकेतवाचक। तो ये प्रश्नवाचक है। क्या ये कौन, क्या, क्यों, कैसे यहाँ पर ऐसी बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो प्रश्नवाचक नहीं है। क्या ये संकेत कर रहा है किसी चीज के लिए? ये व्यक्ति, ये चीजें, तो ये संकेत की ओर इशारा करते हैं, इसलिए हमारा कैसा हो जाता है? संकेतवाचक। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक कौन होते हैं? जो वक्ता होते हैं, वक्ता उत्तम पुरुष होते हैं। जो श्रोता होते हैं ये हमारे होते हैं मध्यम पुरुष। और अन्य में क्या आते हैं? अन्य में क्या आएंगे? जो जब किसी और के बारे में बात की जा रही होगी वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे अन्य में आते हैं। किसी और की बात की जाए, ठीक है, किसी और की बात की जाए, किसकी बात की जाए? किसी और की बात की जाए। जैसे और की बात की जाए तो फिर हमारा अनुप्रश्न। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता हैं, आप हमें सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुषवाचक श्रोता हो गए, मैं उत्तम हो गया। और यहाँ पे हमारे तुम्हारे बीच छोड़ के जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो नहीं है, जो हम लोग को नहीं सुन रहे, अब या किसी अन्य माध्यम तरीके का या आप लोग सुन रहे हैं, तो जो दूर के लोग हैं, जो हमें दिखते नहीं है, जहां हम अन्य की बात करते हैं, वो हमारे अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। उत्तम में मैं आता है, मध्यम में तुम आता है, ठीक है। और अन्य पुरुषवाचक में क्या आता है? या, वाह, ये सब किसमें आ जाते हैं? ये सब हमारे अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं।
अगला प्रश्न है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है झगड़ा करना, न्याय करना, चोरी करना या भाग जाना। क्या दूध का दूध पानी का मतलब होता है भाग जाना? गलत। चोरी करना ये भी नहीं होता है, झगड़ा करना ये भी नहीं होता है। दूध का दूध पानी का मतलब दूध में से पानी को अलग कर देना, और दूध में से पानी का अलग करना मतलब होता है किसी जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ न्याय करना, वो हमारा होता है। क्या होता है? दूध का दूध पानी का पानी का मतलब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मीठा आम में मीठा है, मीठा आम में मीठा है क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? ठीक है, क्या ये संज्ञा है? संज्ञा नहीं है। विशेषण है, विशेषण भी नहीं है। क्रिया है, क्रिया भी नहीं है। अव्यय है, अव्यय भी नहीं है। अब इनमें से है क्या? ओ सॉरी, विशेषण। विशेषण क्या होती है? जो किसी चीज की विशेषता बताती है। होते हैं जो किसी हम्म बोलो। ठीक है, तो जो क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण होते हैं। ठीक है, तो आम मीठा, मीठा आम इसकी विशेषता बता रहा है, आम की विशेषता बता रहा है। आम क्या हो गया? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। तो विशेषण क्या हो गया? मीठा जो हमारा विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। अगला प्रश्न है, समय शब्द के विलोम में कौन सा शब्द सही है? समय शब्द के विलोम में कौन सा शब्द सही है? अवसर, अनमोल, स्थिर या कोई नहीं। यहाँ समय, समय की बात कर रहा है, तो समय के विलोम में क्या अवसर होगा? अवसर भी समय से संबंधित है। अनमोल कोई मतलब नहीं है। स्थिर ये भी नहीं होगा। तो समय के शब्द के विलोम में कौन सा शब्द सही है? तो इनमें से कोई भी शब्द जो है समय के विलोम में शब्द नहीं सही है। ठीक है, समय के शब्द में कोई भी शब्द सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वह पढ़ चुका है मैं कौन सा? वह पढ़ चुका है मैं कौन सा? काल है। क्या है? काल है। काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूत या पूर्ण भूत। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? चुका है। चुका है लग गया, यानी अब क्या हो रहा है? कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? हमारा पूर्ण वर्तमान हो गया। ठीक है, पढ़ा दिया आपको कल। आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है, फटाक से आंसर कर दीजिए। क्या पवन है, अनल है, जल है या धरती है? जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, तो आग का पर्यायवाची क्या होगा? पवन। पवन मतलब हवा, अनल आग, जल पानी, धरती पृथ्वी की बात कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। जल, जल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नीर किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है। ठीक है, नीर हो गया, पानिल हो गया, कलिल हो गया, तोय हो गया, ये सब जल के पर्यायवाची है। अनल आग, पवन, पवन मतलब वायु, वायु किसका पर्यायवाची है? अनिल। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। पवन मतलब हवा, वायु मतलब हवा, अनल आग। आग का पर्यायवाची कौन कौन से होती हैं? आग की पर्यायवाची कौन कौन से होती हैं? आग हो गया, पावक हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? अनल हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? अनल है, आग है, पावक है, दहन। क्या हो सकता है? दहन। ठीक है, इस तरह आप बताइए गंगा का पर्यायवाची क्या है? गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होता है बताइए। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची क्या है? सुरसरी, सुरसरी,
भागीरथी, देव नदी, देव नदी। ठीक है दोस्तों, देव नदी किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कुरुक्षेत्र के लेखक हैं? क्या निराला जी हैं, दिनकर है, पंत है या बच्चन? कुरुक्षेत्र हमारे किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। किससे है? महाभारत से संबंधित है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के क्या लेखक जी हैं? नहीं। पंत है? नहीं है। बच्चन है? नहीं है। तो कौन है? दिनकर। कौन दिनकर? रामधारी सिंह। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो कुरुक्षेत्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस यही थे हमारे 25 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये 25 प्रश्न समझ में आए होंगे, आपने इससे कुछ समझा होगा, सीखा होगा, अच्छे से क्लास भी की होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जबरदस्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।